तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर्स की। ठीक है, आज हम मैथ स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 आईएससी बोर्ड जो है एमएल अग्रवाल से। ये वेक्टर जो चैप्टर है इसको हम आज स्टार्ट करेंगे। तो वेक्टर क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे और आपको यहाँ से वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले इंट्रो पार्ट होगा, एक्सरसाइज 1.1 की जो भी जितनी थ्योरी होगी उसको हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि वेक्टर है क्या। उससे पहले हमें एक चीज़ और समझना पड़ेगा कि स्केलर्स क्या होते हैं। ठीक है, स्केलर्स को समझते हैं, फिर उसके बाद वेक्टर्स को समझेंगे, फिर इसके टाइप्स वगैरह समझेंगे, ऐसे ही बातें चलती रहेंगी। तो सबसे पहले हम स्केलर समझते हैं। एक क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन इज कॉल्ड ए स्केलर क्वांटिटी और सिंपली स्केलर। तो क्या है इसका मतलब, इसको हम समझते हैं। कोई भी क्वांटिटी, ठीक है, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड है। अब ये मैग्नीट्यूड क्या चीज़ है? ठीक है, जैसे आप कहते हैं 5 kg पोटैटो, ठीक है, 5 किलो आलू, और हमने कहा 10 किलो आलू, तो कौन ज़्यादा हुआ? 10 किलो आलू ज़्यादा हुआ। तो आपने उसका मैग्नीट्यूड बता दिया, मतलब कोई भी चीज़ कितना है उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। चाहे लेंथ के रिस्पेक्ट में कहें, चाहे वेट के रिस्पेक्ट में कहें, कोई भी चीज़ वो कितना है उसको ही उसकी मैग्नीट्यूड कह दी जाती है कंपैरिजन में। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? कोई भी चीज़ कितना होगा वो उसका मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, और स्केलर में कोई डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, जैसे आपसे सिंपली कहा जाए 5 kg आलू बताइए, आप बाज़ार से 5 kg आलू लाइए, ठीक है, और आपसे हम पूछें आलू कितना लाएँ, तो आप क्या बताएंगे? सिंपली बताएंगे 5 kg आलू लाए हैं। अब ये तो नहीं बताएंगे कि हम 5 kg आलू लाए हैं नॉर्थ की ओर से, वेस्ट की ओर से, या 5 kg आलू जो है हम आसमान से लाए हैं, ऐसा तो बताओगे नहीं। बस आप सिंपली बताओगे क्या कि 5 kg आलू है। तो इसमें कोई डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है। उसी प्रकार से इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देख लीजिए। 5 kg, देखिए इसमें 5 kg क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड भी आपकी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ज़्यादा हम स्केलर पे ना जा करके, क्योंकि हमारा चैप्टर्स क्या है? वेक्टर, तो हम लोग वेक्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, वेक्टर के टाइप वगैरह ज़्यादा पढ़ेंगे। तो वेक्टर को देखें, वेक्टर की डेफिनेशन देखते हैं। तो आई थिंक हमें लग रहा है कि आपको स्केलर समझ में आ गया होगा। तो हम वेक्टर देखते हैं। तो फिर हम वेक्टर समझते हैं कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर क्या होता है? ए क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड आ वेक्टर क्वांटिटी और सिंपली वेक्टर, या फिर हम ऐसे ही उसको वेक्टर कह देते हैं, या फिर वेक्टर क्वांटिटी कहो, बात एक ही है। ठीक है, तो जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और क्या हो, डायरेक्शन हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारा वेलोसिटी होता है, वो हमारा क्या होता है? एग्जाम्पल में हम लोग देखें तो हमारा जो वेलोसिटी होता है वो हमारा क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, ये हमेशा डायरेक्शन के साथ आता है, हम आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो भी एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा एग्जाम्पल पे नहीं जाएंगे, एग्जाम्पल तो आप बुक से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम सिंपली क्या चलते हैं? इसके रिप्रेजेंटेशन पे चलते हैं, कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, कोई भी वेक्टर है कैसे उसको लिखा जाता है, इस पर हम फोकस करेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने लिखा AB, ठीक है, देखिए भाई AB है। अगर इसके ऊपर हम एक लाइन ऐसे खींच दें और उसके ऊपर तीर बना दें, सिंपली जो वेक्टर होता है भाई, वेक्टर की ज़रूरत देखिए बहुत पड़ती है। अब ये वेक्टर है, एक लाइन होता है, अगर इसमें एरो बना दिया गया तो ये एरो क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। ये डायरेक्शन बताता है, और जो इसकी लेंथ है यहाँ तक, ठीक है, इसको हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है और ये इसका डायरेक्शन है। ठीक, तो ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन। अच्छा, आपने कभी कभी देखा होगा रोड के साइड में बना होता है, साइड में जो है बोर्ड पर बना होता है, ऐसे 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 बना होता है साइड में। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि थोड़ी दूर चल के राइट साइड में जो है रोड, कोई व्हीकल जैसे चला रहा तो उसको इंडिकेट करने के लिए कि मोड़ है, ठीक है, वहाँ पर इसको इंडिकेट किया जाता है। आपने देखा होगा, ये क्या बताता है? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बता देता है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर ये यूज हो गया।
अच्छा, रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे, तो ए बी के ऊपर अगर हमने ये लगा दिया तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, अगर सिंपली हम ए बी कह देंगे तो ये वेक्टर नहीं है, क्योंकि इस पर मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, अगर इसके ऊपर हमने एरो लगा दिया तो क्या हो जाएगा, ये जो है वेक्टर हो जाएगा। अच्छा, ऐसे भी लिख दिया जाता है इसी चीज़ को, ये भी क्या है, वेक्टर है। तीर लगा उसके ऊपर तो समझो वेक्टर है। ठीक है, तो ये वेक्टर की बात हो गई। तो ऐसे ऐसे होता है वेक्टर, बाकी एग्जांपल आप देख सकते हैं। ये हो गया। अब इसमें देखिए, अगर मान लीजिए दो वेक्टर को कंपेयर किया जाए, देखिए जैसे ये एक वेक्टर हो गया और एक वेक्टर ये हो गया। ठीक है, अगर आप समझना चाहें तो देखिए दोनों की डायरेक्शन जो है सेम है, एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि एरो जो है एक ही डायरेक्शन बनना है, एक ही ओर है। लेकिन मैग्नीट्यूड यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ज़्यादा, एक का कम है एक का ज़्यादा है। देखिए इसमें क्या है, इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसकी क्या है, कम है, तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका जो है कम है। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड की बात होगी। अच्छा, मैग्नीट्यूड कोई भी सिंपली वेक्टर दिया गया है आपको, मान लीजिए हमने कहा ये ए बी वेक्टर है। ठीक है, ये ए बी वेक्टर है। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो इसका मॉडुलस आप ले लेंगे। अभी और आगे बातें बहुत होंगी, तो अभी केवल इंट्रो टाइप में हम बता रहे हैं। तो इसके ऊपर हमने क्या बता दिया, ऐसे मॉड लगा देंगे, तो ये इसका क्या मतलब है, इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैंने ए वेक्टर लिखा और मैंने कहा इसका मैग्नीट्यूड, आप तुरंत इस पर क्या लगाइए, मॉड लगाइए, ये इसका मैग्नीट्यूड। अच्छा, इसी चीज़ को मैग्नीट्यूड को सिंपली हम लोग केवल अगर ऐसे भी लिख दिए तो आप समझ जाइए कि ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। अच्छा, इसके बाद हम केवल इसको ए लिख सकते हैं, तो ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। इसमें डायरेक्शन हट जाता है, मैग्नीट्यूड में केवल वैल्यू आती है, केवल वैल्यू आती है, उसमें डायरेक्शन की कोई बात नहीं होगी। तो ये हुआ अपना वेक्टर। अब इसके टाइप वगैरह हम लोग देख लेंगे, थोड़ा सा धीरे धीरे बातें बढ़ती रहेंगी, बातें चलती रहेंगी, खत्म नहीं होंगी बातें। तो एक बात और समझते हैं हम इसमें। देखिए जैसे ये कोई वेक्टर है, ए बी वेक्टर है। ठीक है, तो इसमें ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनिशियल पॉइंट कहते हैं। ये वेक्टर का क्या है, इनिशियल पॉइंट है। इसको हम लोग इनिशियल पॉइंट, मतलब जहाँ से ये वेक्टर शुरू हुआ वो उसका इनिशियल पॉइंट। ठीक है, जहाँ पर एरो जहाँ तक जा रहा है, एरो पे जहाँ तक पहुँचा, जब आप एरो पे चले गए तो ये इसका कौन सा पार्ट हो गया, ये आपका हो गया टर्मिनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। इसको टर्मिनल पॉइंट वैसे कहा जाता है वेक्टर में। तो ये आपका टर्मिनल पॉइंट है, ये भी समझ लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी लेंथ है। ठीक है, अच्छा अभी आपको हम बता रहे थे कि वेक्टर में मॉड लगा दिया जाए तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है, लेकिन इसको हम लेंथ भी कह सकते हैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड कह सकते हो, वेक्टर का मॉडुलस कह सकते हो, वेक्टर का जो है आप लेंथ भी कह सकते हो, लेंथ ऑफ वेक्टर। तो ये सब बातें हैं, कहीं ना कहीं आपको मिलती रहेंगी, क्वेश्चन में मिलते रहेंगे, तो इनको याद रखना जो है इंट्रो पार्ट में, इसलिए इसको बताया जा रहा है। चलिए फिर, तो अब हम समझेंगे पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो देखिए पोजीशन वेक्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना ये वेक्टर चल ही नहीं सकता। तो पोजीशन वेक्टर को बहुत अच्छे समझिएगा। देखिए पोजीशन वेक्टर को हम लेते हैं 3D प्लेन लेते हैं। ठीक है, 3D जो है जैसे उसमें आप कार्टेशियन प्लेन पढ़ते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ थोड़ा सा एक एक्सिस और बढ़ जाएगा, 3D में पढ़ा जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस ये है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर ये जेड एक्सिस है। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि 3D में है तो इसको हम बोर्ड पे ऐसे बनाते हैं, लेकिन आप समझिए ये एक्चुअली में ये ऐसे दिखाया गया है, बट होता ऐसे है। ठीक है, ये बाहर की ओर निकला होता है, ऐसे ये बाहर की ओर होता है, जो जेड होता है। ठीक है, तो ये बाहर की ओर है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये जेड हो गया। और ये जो पॉइंट हमने लिया यहाँ पर समझिएगा, ये जो पॉइंट यहाँ लिया है ये कहीं स्पेस में है। ठीक है, ये बाहर, तो यहाँ कहीं टंगा होगा पॉइंट ऐसे। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट होगा बाहर, क्योंकि हम इसमें तो बना नहीं सकते बाहर, तो ऐसे इसलिए चित्र बनाया जाता है। इस चीज़ को आप समझिएगा, ये 3D में चल रहा है तो ये पॉइंट स्पेस में है, कहीं बाहर है ऐसे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि 3D में जो होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, इसका कोई फिक्स नहीं होता है कि ये यहाँ रहेगा एक्स एक्सिस, यहाँ रहेगा वाई एक्सिस, यहाँ रहेगा जेड एक्सिस। इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसको मैं जेड एक्सिस भी कह सकता हूँ, इसको मैं एक्स एक्सिस भी कह सकता हूँ, इसको मैं एक्स एक्सिस भी कह सकता हूँ, या वाई एक्सिस, सबको कहीं, चाहे हमारी इच्छा हम यहाँ एक्स एक्सिस कह दें, चाहे यहाँ एक्स एक्सिस, चाहे यहाँ जेड कह दे, चाहे यहाँ एक्स कह दे, चाहे यहाँ वाई कह दे। वैसे ही इस चीज़ में कभी कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, कभी कभी बुक्स में क्या होता है ये चेंज करके दे देता है, यहाँ जेड कर दिया यहाँ, तो वो सब अलग अलग उसके अकॉर्डिंग हम समझ लेते हैं, इनको चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए अब पोजीशन वेक्टर को हम समझते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या है,
पोजीशन वेक्टर एक वेक्टर ही है, ठीक है। वेक्टर नाम से पता चल रहा है कि एक वेक्टर ही होगा। तो देखिए जैसे हमने स्पेस में एक पॉइंट लिया P और उसके कोऑर्डिनेट लिखे हैं 3D में है तो x y z कोऑर्डिनेट लिख दिया। तो ये जो पॉइंट है अगर इसको हम ओरिजिन से मिला दें, डायरेक्टेड लाइन जो है इसको ओरिजिन से मिला दें, इस पॉइंट को ओरिजिन से मिला दिया जाए तो जो वेक्टर बनेगा वही वेक्टर पोजीशन वेक्टर है। हमेशा याद रखना कि ओरिजिन से मिलाया जाता है। पोजीशन वेक्टर मतलब ओरिजिन से, पोजीशन वेक्टर का संबंध कहाँ से होगा? ओरिजिन से। जैसे मैंने कहा पोजीशन वेक्टर, आप समझ जाइए कि ये ओरिजिन से बात हो रही है, सबसे पहली बात, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पोजीशन वेक्टर को कैसे हम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं तो इसको हम वेक्टर लिखना चाहें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको लिखना है तो हम इसको ओ से लेकर P तक जा रहे हैं ना, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये टर्मिनल पॉइंट, तो OP वेक्टर ऐसे लिख देंगे। और यही OP वेक्टर क्या है हमारा, जो है क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। अच्छा इसको अगर इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं तो इसको हम इस प्रकार से अभी समझने के लिए लिख लीजिए। क्या लिखते हैं इसको? XI कैप YJ कैप प्लस ZK कैप, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक वेक्टर लिखने का भी तरीका है। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड भी, अच्छा पोजीशन वेक्टर को हम लोग R से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए R हमने बनाया है, चाहे आप OP वेक्टर लिखिए चाहे R वेक्टर लिखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी मैग्नीट्यूड की बात कर ले हम लोग। मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा जाता है, हमने बताया था कि मैग्नीट्यूड के लिए आप मॉड लगाएंगे, मॉडुलस लेंगे, इस पर भी लगा दीजिए, दोनों बात एक ही है, चाहे आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए। अच्छा इस पे इसको निकालने के लिए क्या करेंगे आप? अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये चीज़ आपको याद रखना है, ध्यान से समझते रहिए, ठीक है। इनको याद रख लीजिए। ये पोजीशन वेक्टर कहाँ से होता है? ओरिजिन से होता है उस पॉइंट तक, और उसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, और उसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ऐसे निकल जाता है। तो ये हो गई पोजीशन वेक्टर की बात। तो बच्चों अब हम समझेंगे डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन को बहुत अच्छे से समझिएगा। डायरेक्शन कोसाइन में काफ़ी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, समझ ही नहीं पाता कि डायरेक्शन कोसाइन क्या, कैसे एंगल क्या है, नहीं समझ पाते हैं। तो उसको मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए आप समझिए, इसको आप ऐसे समझिएगा कि यहाँ पर ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, वो x एक्सिस है, और ये z एक्सिस हमने लिया ऐसे, ठीक है। और आपका जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हम ऐसे समझा रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट आपका कहीं ये लोकेट कर रहा है, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। तो ये पॉइंट है तो इसको कोई लाइन जोड़ेगा भी, ऐसे जोड़ेगा भी, ऐसे जुड़ेगा भी, ठीक है, जैसे ये लाइन जोड़ रही है। तो जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर क्या करता है? एक्सिस से एंगल बनाता है। जैसे ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, पोजीशन वेक्टर का इससे कुछ एंगल होगा, एक्स एक्सिस से जो होगा उसको हमने क्या मान लिया? अल्फ़ा मान लिया। जो पोजीशन वेक्टर ये वाला है, पोजीशन वेक्टर, इसका वाई से भी कुछ एंगल बना होगा, तो ये क्या है? बीटा है, ठीक है। अच्छा इसी पोजीशन वेक्टर का जेड से भी कुछ एंगल बन रहा होगा, इसको हमने क्या मान लिया? गामा, ठीक है। ये हो गया अपना अल्फ़ा बीटा गामा। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, आपको लग रहा होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ एंगल हो गया, ये जो जेड से बन रहा है। लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि ये जो जेड है ऐसे है, तो जेड वाले से जो एंगल बन रहा है ऐसे ही बन रहा है, इस पर ऐसे, यहाँ से ऐसे बन रहा है, ठीक है। ऐसे ये जेड है तो ये पॉइंट है, यहाँ पॉइंट मान लो होगा तो इससे लगभग इतना ही एंगल बनता है, ठीक है। कोई फिक्स नहीं है कि इतना ही बनेगा, लेकिन ये आपको लग रहा होगा कि ये कैसे इतना जाके, हाँ, तो ये बाहर जेड है ना, तो इससे ऐसे बन रहा है, ठीक है। फिर भी अगर कोशिश करिए, जो है 3D अगर इमेज बनती है तो 3D में अगर आप समझे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये चीज़ 3D में चल रही है, ठीक है। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया। अच्छा पोजीशन वेक्टर हो गया, इसमें ये जो है ये एंगल बन रहे हैं, तो हम ये कह रहे थे कि ये एंगल बने हैं। अब इसके बाद समझिए, जो एक्स एक्सिस से एंगल बना है अल्फ़ा, उसको कॉस ले लीजिए, उसका कॉस, ये क्या हो गया? कॉस अल्फ़ा। जो वाई एक्सिस से बना रहा है एंगल वो क्या है? बीटा, इसका क्या ले लीजिए? कॉस, कॉस बीटा, ठीक है। अच्छा जो जेड एक्सिस बना रहा है वो क्या है? गामा, इसका भी कॉस लिख लीजिए, कॉस, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा,
यही हमारे क्या हैं, जानते हो कोसाइन। कोसाइन का मतलब क्या होता है, कॉस, क्योंकि कोसाइन फुल जो होता है कोसाइन होता है, उसका शॉर्ट हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं ना आप लोग, जो है कोसाइन जो होता है फुल रूप होता है। टेक्नोमेट्री में रेशियो में ये जो कोसाइन होता है ये फुल होता है, लेकिन हम लोग क्या यूज करते हैं, केवल कॉस सुविधा के लिए। बाकी कंप्लीट नाम जो होता है कोसाइन होता है। तो हम लोग कोसाइन पढ़ रहे हैं ना, तो डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन का मतलब जो एंगल, ये एंगल क्या प्रोवाइड कर रहा है, डायरेक्शन, और उसी का कॉस ले लेना कोसाइन हो जाता है, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन, ये कंप्लीट इसको डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो ये हो गए डायरेक्शन कोसाइन। कितने, अगर 3D है तो कितने डायरेक्शन कोसाइन है, 3। इनको हमेशा याद रखना, 3D चैप्टर में भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, ये भी है। अच्छा, ये कहाँ से है, एक्स एक्सिस से बना हुआ, ये कहाँ से है, वाई एक्सिस से बना हुआ, ये कहाँ से है, जेड एक्सिस से बना हुआ, ठीक है। अच्छा, इन्हीं को कॉस अल्फ़ा को L से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, कॉस बीटा को M से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, और कॉस गामा को N से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, कॉस गामा, ठीक है। तो L कह दें तो इसका क्या मतलब है, कॉस अल्फ़ा, M कह दें तो कॉस बीटा, N कह दें तो कॉस गामा, ठीक है। अच्छा, एक रिलेशन में होता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये होता है 1 के इक्वल, ठीक है, ये 1 के इक्वल होता है। अच्छा, आप जानते हैं कॉस अल्फ़ा L है तो हम इसको L स्क्वायर भी कह सकते हैं, कॉस बीटा क्या है M है तो इसको हम M स्क्वायर कह सकते हैं, कॉस गामा क्या है N है तो इसको हम N स्क्वायर कह सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 1 के इक्वल। तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1, या फिर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये एक ही बात है, इनको याद रखना, आजीवन आपको भूलना नहीं है। जब तक आप मैथ पढ़ते हैं तब तक इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन में ये रेशियो हो गया। अच्छा, अब देखिए एक चीज़ और, डायरेक्शन कोसाइन, कोई वेक्टर दिया गया है तो उससे कैसे डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं उसकी बात हम करते हैं। चलिए देखिए, जैसे हम सपोज दैट एक पोजीशन वेक्टर r यहीं से उठाया और ये है x i कैप, y j कैप, z k कैप, ठीक है। अब मैं कहूँ यहाँ से आप कॉस अल्फ़ा निकालिए, कॉस बीटा निकालिए, कॉस गामा निकालिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, मॉड r, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये काम कर लो। अगर हम कहें कॉस अल्फ़ा निकालो, कॉस अल्फ़ा कहाँ से होता है, एक्स एक्सिस से होता है। तो एक्स एक्सिस का मतलब ये वाला, पहले वाला एक्स वाला, पहले वाला जो आई के साथ होगा उसको एक्स लिखो, इसके नीचे पूरा मैग्नीट्यूड उठा के रख दो, यही आपका कॉस अल्फ़ा आ गया। इसमें ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कॉस बीटा की बात कर लें हम, कॉस बीटा निकालना होगा तो जे के साथ जो होगा उसको लिख लेना, और बाकी मैग्नीट्यूड तो आपको रखना ही है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सब रख दो भाई, एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा, कॉस गामा निकालना है, ये कौन सा होता है, जेड एक्सिस से बना हुआ एंगल के साथ कॉस लिया गया तो ये कोसाइन, ठीक है। अच्छा, इसके साथ जेड लिखना है, जेड के साथ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये अगर कोई वेक्टर दिया गया है तो आप ऐसे निकालेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस में, इसमें एक्सिस में समझना है, 3D प्लेन में समझना है तो ऐसे समझो, हर तरीके से आपको ये आना चाहिए। बस इसका मेन मकसद है कि आपको डायरेक्शन कोसाइन समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई। अच्छा, एक चीज़ और, कोई वेक्टर है तो ये जो x है y है, इनको हम लोग क्या कहेंगे, रेशियो समझेंगे, डायरेक्शन रेशियो समझेंगे, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो, अगर मान लो इसी वेक्टर से हम डायरेक्शन कोसाइन ना कह के डायरेक्शन रेशियो पूछते आपसे, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो, तो इसमें हम x कामा वाई कामा जेड जो है डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है, ये इनके डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है। एक चीज़ और समझ लो, इसी में समझ ही रहे हैं तो और भी कुछ बात समझ लें। अगर कोई वेक्टर ये वाला है, जैसे वहाँ है वैसे इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, समझिएगा। इसमें कंपोनेंट पूछा जाता है आपसे, कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट क्या है, वेक्टर कंपोनेंट क्या है। तो यहाँ पर देखिए स्केलर कंपोनेंट इसमें क्या कहें, देखिए जो आई के साथ है कोफिशिएंट x कामा वाई कामा जेड, आई के साथ x है, जे के साथ y है, के साथ z है, ये जो तीनों है ना, यही हमारा क्या है, स्केलर कंपोनेंट है,
ठीक है। स्केलर कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, स्केलर कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, स्केलर कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस। तो ये हमारे स्केलर कंपोनेंट कहलाते हैं, ठीक है, स्केलर कंपोनेंट कहलाते हैं। कंपोनेंट का नेम कितना बढ़िया लग रहा है, कंपोनेंट, ठीक है। तो स्केलर कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा, इसमें आपसे कभी कभी कहता है वेक्टर कंपोनेंट बताओ भाई, तो वेक्टर कंपोनेंट जब कहेगा इसी वेक्टर का, देखो यहाँ हम बता दे रहे हैं, इसी वेक्टर का अगर हम कहें वेक्टर कंपोनेंट, तो वेक्टर कंपोनेंट इन दोनों को एक साथ, एक्स और आई कैप दोनों का, वेक्टर कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस एक्स आई कैप, अलोंग वाई एक्सिस वाई जे कैप, अलोंग जेड एक्सिस, ये सब क्या हैं, ये सब क्या है, सब मोह माया है। इसको कहा जाता है वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट, ये है वेक्टर कंपोनेंट का खेल, ठीक है। तो स्केलर कंपोनेंट कहेगा आई हटा के बताओ, जे हटा के बताओ, के हटा के बताओ। अच्छा, वेक्टर कंपोनेंट कहा तो आई जे के लगा के बताओ। तो डायरेक्शन रेशियो में लगभग इतनी बातें हमने कर ली, और कुछ आएगा तो उसकी भी बात करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। पहले इतना समझो बच्चों। तो अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो मेनली हम 9 टाइप्स के वेक्टर पढ़ेंगे यहाँ पर, हमारी क्लास में जो है 9 टाइप्स के वेक्टर पढ़े जाएंगे, जो आपकी बुक्स में ML अग्रवाल में दिया है, बाकी और भी होते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं जीरो वेक्टर, ठीक है। इनकी डेफिनेशन वगैरह हम नहीं लिखेंगे क्योंकि फिर ज़्यादा लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर ऐसा हम इसको समझा देंगे, आप बुक से जो है इनको देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको बुक से देख लीजिएगा, ठीक है। तो जीरो वेक्टर हम समझते हैं। तो जीरो वेक्टर क्या है? ऐसा वेक्टर, ऑब्वियसली एक वेक्टर ही होगा क्योंकि नाम ही पड़ा है जीरो वेक्टर। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए वो जीरो वेक्टर कहा जाएगा, ठीक है। अब जीरो वेक्टर जो होगा, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है ए, ठीक है, कोई पॉइंट है ए, और इस पॉइंट से मैं कहूँ, इस पॉइंट से चल के इसी पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट पे ही रह के इसी पॉइंट पे रहना है, तो क्या कहा जाएगा? कहीं आप गए ही नहीं, ना इसकी कोई लेंथ होगी ना कोई ब्रेड्थ, कुछ बात नहीं होगी, ये भाई इसी से चल के यहीं पे रह गए हम। चलना बहुत चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, हम जाना इधर चाह रहे हैं, लेकिन कोई हमें पकड़ के रखा हुआ है, हम जा ही नहीं पा रहे हैं। डायरेक्शन बना रहे हैं किधर जाएंगे, 4 किलोमीटर चले जाएंगे, हमने सोचा 4 किलोमीटर जाएंगे, ऐसे सोच रहे हैं, बट हमें कोई पकड़ के रखा है, हम जाने ही नहीं देंगे, हम वहीं पे हैं, डायरेक्शन बनाए हुए हैं, फिर इधर को गए, फिर इधर भी नहीं जाने दे रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट पे ही रह के, वही उसका टर्मिनल पॉइंट है, वही उसका इनिशियल पॉइंट है, ऐसा वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? जीरो वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए ए वेक्टर, मतलब इसका इनिशियल पॉइंट भी वही है और टर्मिनल पॉइंट भी वही है, ठीक है। अच्छा, इसको जीरो के ऊपर ऐसे वेक्टर लगा दिया जाता है, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, है ना। ये हो गया, मैग्नीट्यूड भी आ गया, इसमें जीरो मैग्नीट्यूड हो गया, इसके ऊपर वेक्टर लगा दिया, तो इस प्रकार से। या फिर बी वेक्टर आ गया, जहाँ से शुरू वहीं से ख़त्म, जहाँ से शुरू वहीं पे ख़त्म, तो ये क्या है? जो है क्या है? ये जीरो वेक्टर है, और क्या है? जीरो वेक्टर। अच्छा, सी वेक्टर, तो ये सब क्या है? जीरो वेक्टर हैं, विशेष हमें इसकी कोई वो नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं, और भी टाइप के वेक्टर हैं उनको पढ़ते हैं, ठीक है, जीरो में। अच्छा, डायरेक्शन, अच्छा डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। देखिए, इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, डायरेक्शन होता है लेकिन फिक्स नहीं होता है। डायरेक्शन होता है जीरो वेक्टर में, लेकिन डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है ना। कहाँ डायरेक्शन इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, उधर भी। जीरो वेक्टर की डायरेक्शन आप बता ही नहीं सकते, चारों तरफ हो सकता है, कहाँ हो सकता है, लेकिन आप फिक्स नहीं कर सकते कि इसका डायरेक्शन नॉर्थ में ही होगा, वेस्ट में होगा, ईस्ट में होगा, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्शन किधर भी हो सकता है। तो जीरो वेक्टर में डायरेक्शन होता है, ये बात सत्य है, लेकिन किधर होता है हम बता नहीं सकते हैं। तो जीरो वेक्टर की बात खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर हम समझते हैं प्रॉपर वेक्टर। प्रॉपर वेक्टर क्या होता है? जीरो वेक्टर को हटा दो, जितना वेक्टर बचेगा सब क्या है? प्रॉपर वेक्टर। जीरो नहीं होना चाहिए बस, मतलब नॉन जीरो वेक्टर। कोई भी वेक्टर, दुनिया का कोई भी वेक्टर प्रॉपर वेक्टर है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं आना चाहिए, ये कंडीशन है भाई, ठीक है। तो प्रॉपर वेक्टर हो गया भाई। जैसे मान लो 5i मैंने लिख दिया, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हम समझें, एग्जाम्पल के तौर पे समझें,
2i कैप प्लस 2j कैप, ये भी एक प्रॉपर वेक्टर है। -2i कैप प्लस 3j कैप, ये भी एक प्रॉपर वेक्टर है। तो जितना के जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, प्रॉपर वेक्टर है। तो दो वेक्टर हमने पढ़ लिए, इनको हटा भी देते हैं। आप अगर डेफिनेशन लिखना चाह रहे हैं तो अपनी बुक से लिख सकते हैं, वेक्टर टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब चलते हैं, पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर के बिना, यूनिट वेक्टर और कोइनिशियल वेक्टर, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इनकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो यूनिट वेक्टर चलिए। यूनिट का मतलब होता है 1। यूनिट का मतलब क्या होता है, 1। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाए वो होता है यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड 1 आ जाए, हाँ भाई, मैग्नीट्यूड अगर 1 आ गया तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे, ठीक है। अच्छा, यूनिट वेक्टर केवल मैग्नीट्यूड 1 होने से मतलब नहीं है। यूनिट वेक्टर को हम लोग ऐसे भी यूज करते हैं, डायरेक्शन वेक्टर के रूप में भी यूज करते हैं। ये जो होता है ना, यूनिट वेक्टर जो होता है, ये बहुत चालाक होता है, ठीक है। जिस भी मैग्नीट्यूड के साथ लगेगा उसको डायरेक्शन दे देगा, उसको वेक्टर बना देगा। ये जिसके साथ लगा ये उसको वेक्टर बना दिया, समझ गए। जैसे कुछ लोग ईमानदार होते हैं, उनके साथ रहने से लोग ईमानदार हो जाते हैं, समझा देते हैं। कुछ लोग बेईमान होते हैं, कहना उनके साथ मत रहो, नहीं आप भी बेकार हो जाओगे। तो कुछ लोगों के साथ रहने से क्या होते हैं, कुछ लोग बेकार हो जाते हैं। तो यूनिट वेक्टर जिसके साथ जाता है उसको वही डायरेक्शन दे देता है जो उसका डायरेक्शन होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और उसके साथ कोई स्टूडेंट गया उसके पास, तो उसको लगेगा कि अब हम भी यूपीएससी की तैयारी कर लें। लाइक एज यूनिट वेक्टर जिस डायरेक्शन में जा रहा है तो किसी भी चीज़ को उसी डायरेक्शन में कर देगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 5 यूनिट है। 5 यूनिट, अभी इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, 5 है, मैग्नीट्यूड क्या है, 5 है, ठीक है। और कोई अदर वेक्टर है 5 है, 6i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। अगर इसका यूनिट वेक्टर निकाल लिया जाए और इससे क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये भी उसी के डायरेक्शन में घूम जाएगा, ठीक है। तो अभी समझिए, अभी यूनिट वेक्टर और भी बताएंगे। अच्छा, थोड़ा सा समझ लेते हैं और यूनिट वेक्टर को कैसे इसको निकाला जाता है, यूनिट वेक्टर को कैसे निकाला जाता है और कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे हमने एक वेक्टर लिया, ए वेक्टर, इसको मैं कह देता हूँ ये है xi कैप, yj कैप, zk कैप, ठीक है। इसका मुझे क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसको मैं लिखूंगा, यूनिट वेक्टर लिखना है तो ए के ऊपर कैप, ये ए कैप, जैसे आई के ऊपर कैप लगाया है, आप भी कैप लगाते हैं, वैसे इसके ऊपर भी कैप लगा दीजिए। तो ये जो कैप लगा, अब ये बता रहा है कि ये यूनिट वेक्टर बन गया, ठीक है। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, जो वेक्टर है उसको वैसे ही लिख दीजिए वेक्टर, ठीक है, और डिवाइड कर दीजिए इसके मैग्नीट्यूड से। बताया था मैग्नीट्यूड ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। तो वेक्टर क्या है, जैसे इसी का मैं निकालना चाहूँ तो ये चीज़ है, ठीक है। तो इसको लिख दीजिए, ये वेक्टर इसके बराबर है, लिखिए xi कैप, yj कैप, zk कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड निकालना बताया था। मैग्नीट्यूड आप ऐसे निकालेंगे, अंडर रूट लगाएंगे, x², y² z² कर देंगे, है ना। अच्छा, i को भूल जाएंगे, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर लिख दो भाई यहीं पे, अंडर रूट ऑफ x² प्लस y² प्लस z², ठीक है। ये चीज़ है, ये आ गया आपका यूनिट वेक्टर। किस वेक्टर का, इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ए का वेक्टर आ गया। और ऐसे ही जो है लिखेंगे, ठीक है, वेक्टर, ठीक है। आसान है, अगर आप इसकी आइडियोलॉजी समझ के बढ़िया से इसको समझ गए क्या कहना चाह रहा है तो आप अच्छा लगेगा, ठीक है। अब देखिए, अब बात को समझिए। मान लीजिए कि ए वेक्टर ऐसे है, ठीक है, यूनिट वेक्टर को ऐसे समझिए, यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। जैसे इसको 1 भी कह सकते हैं, अगर इसका मैग्नीट्यूड कहें तो इसको हम 1 के बराबर दिखा सकते हैं, ठीक है। आप समझिए, कोई भी वेक्टर है, ए वेक्टर है ये कंप्लीट, इसमें से एक यूनिट का, मान लो ये बहुत बड़ा है, 5 यूनिट 10 यूनिट का है, इसमें से एक यूनिट काट लीजिए इसी डायरेक्शन में। इसमें से हमने इतना काट के निकाला और इसको बताया इसी डायरेक्शन में है, लेकिन ये कितने यूनिट का है, 1 यूनिट। तो ये इसका यूनिट वेक्टर है, ये ए कैप है,
इसका मॉड निकालोगे तो ये मॉड ही है समझो, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है। लेकिन किसके डायरेक्शन में, इसी वेक्टर के डायरेक्शन में, इसी का पार्ट है ये, एक यूनिट पार्ट इसी वेक्टर का पार्ट है, ठीक है। आप जानते हो कि 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसी प्रकार से अगर 1 यूनिट, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 5 में, अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5 एक कैप, ठीक है, तो ये जो एक नया वेक्टर बना इसी के डायरेक्शन में बना, ठीक है। अभी और बातें आएंगी तो आगे हम चलते हैं, अभी और बातें करेंगे। तो यूनिट वेक्टर पे अभी इतना ही, बाकी और क्वेश्चन में हम लोग करेंगे बात। हटाते हैं इसको। चलिए अब हम बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स, ठीक। इक्वल वेक्टर्स की बात करते हैं। क्या है इक्वल वेक्टर्स? एक्चुअली इक्वल वेक्टर वह है जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका डायरेक्शन सब कुछ बराबर हो। एवरीथिंग इज इक्वल, देन यू कैन से इट इज इक्वल वेक्टर, ठीक है। अब चलिए देखें, एक वेक्टर है ए वेक्टर, इसको मैं लिखता हूँ 5i + 6j + 7k, एक वेक्टर हो गया। अच्छा, एक बी वेक्टर लिखा दूसरा, इसको मैंने लिखा 5i + 6j + 7k। अब कहो भैया इसमें नया क्या है? भाई जितना ऊपर है इसमें लिखा है उतना इसमें लिखा है, इसलिए दोनों क्या है, इक्वल वेक्टर है। इनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इनका डायरेक्शन भी बराबर होना चाहिए। केवल मैग्नीट्यूड बराबर होने से आप ये नहीं कह सकते कि ये जो है इक्वल वेक्टर है। डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल, डायरेक्शन शुड बी सेम एंड मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल, देन यू कैन से दैट दे आर इक्वल वेक्टर, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, इतना हो गया। अब आगे चलते हैं, हम लोग समझते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर समझिएगा। देखिए कोलिनियर वेक्टर को ऐसे समझिए, एक वेक्टर इसी डायरेक्शन में है और दूसरा वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, ये दोनों कोलिनियर कहे जाएंगे। ऐसे हों चाहे पैरेलल हैं तब भी कोलिनियर है, या फिर एक वेक्टर ऐसे है और इसी के आगे एक वेक्टर ऐसे कर दे इसी लाइन पे, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये दोनों क्या है, कोलिनियर वेक्टर हैं। पैरेलल हों, अच्छा ऐसे एक ही डायरेक्शन में है तब भी कोलिनियर। अगर एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर पैरेलली ऐसे है, एंटी पैरेलल है, मतलब ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है लेकिन बीच की गैप जो है सेम है, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर कहेंगे, ठीक है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कोलिनियर वेक्टर है, कोलिनियर वेक्टर प्रूफ करिए कि है। अगर आपने प्रूफ कर दिया जैसे मान लीजिए दो वेक्टर हैं, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, अगर आपने प्रूफ कर दिया ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, तो समझ लो क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों कोलिनियर है। अच्छा, लेमडा क्या है? लेमडा एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कोई नंबर है, ठीक है। अभी एग्जांपल लेके समझा रहे हैं कैसे क्या है। जैसे मैंने एक वेक्टर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर एक वेक्टर ले लिया, एक वेक्टर लिया यहाँ पर मैंने, यहाँ पर लिया 2i कैप 3j कैप 4k कैप, दूसरा वेक्टर लिया बी वेक्टर, इसको मैंने कहा 4i कैप 6j कैप 8k कैप, ठीक है। और मैंने क्या देखा, इस बी वेक्टर को, ठीक है, इस बी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसमें से 2 कॉमन कर लें, इसमें 2 कॉमन करेंगे तो 2, और यहाँ पर 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप, ऐसे हो गया। तो देखो ये 2 और ये जो है ये देखो कॉमन लेने से ये चीज़ बन गया, देखो ये सेम आ गया, तो ये किसके बराबर, ए वेक्टर के बराबर, तो 2a वेक्टर, ठीक है। तो बी वेक्टर इज इक्वल टू, ये 2 जो है नंबर है, इसको हम अगर लेमडा कह दें तो ये हो जाएगा बी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए वेक्टर। चाहे ऐसा प्रूफ हो जाए या फिर
ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, ए नहीं आओ कैसे भी, चाहे ये प्रूफ कर दो चाहे ये प्रूफ कर दो, अगर हो जाता है तो कह देना ये दोनों कोलिनियर वेक्टर हैं, इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कोलिनियर वेक्टर ये हो गया। अच्छा, आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे थे कोलिनियर वेक्टर, वो जैसे कोलिनियर पॉइंट्स आप पढ़ते थे कि एक ही लाइन में पॉइंट होते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट होते हैं कहते हैं। ठीक है, ऐसे ये ए बी सी एक ही लाइन पे है, तो वेक्टर में भी ऐसे है। हम लोग क्या करते हैं, अगर ऐसे ही दिखाना होता है, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ लेता है कि बताइए ये दोनों सब पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, तो आपको क्या दिखाना होगा ऐसे। ठीक है, तो अच्छा कोलिनियर में एक बात और आती है, सपोर्ट कभी कभी कहता है सेम सपोर्ट है, सपोर्ट है, ऐसे डेफिनेशन में लिखा होता है। सपोर्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कोई वेक्टर है, ऐसे ही इसमें से इसी डायरेक्शन में, मान लो ये पूरी लाइन थी ऐसे ही बहुत बड़ी लाइन, इसी के डायरेक्शन में या इसी लाइन पे बनी हुई कुछ पार्ट निकाल लें ऐसे, तो ये इसी का सपोर्ट है। ठीक है, लाइन सेगमेंट जैसे लाइन होता है, अगर लाइन है इसमें से अगर कोई पार्ट निकालते हो तो ये क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट कहलाता है। लाइन सेगमेंट क्या, लाइन का पार्ट क्या, लाइन सेगमेंट। वैसे किसी वेक्टर का पार्ट हो गया तो वो सपोर्ट कह दिया जाता है। ठीक है, तो वैसे ही सपोर्ट की बात हो गई, तो ये कोलिनियर वेक्टर हो गए। अच्छा, हम यहाँ ये बात कर रहे थे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, अगर आपने ये प्रूफ कर दिया ए सी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ठीक है, ये इक्वल हो गया, तो आप कह सकते हैं कि ये सब क्या है, कोलिनियर है। इसकी भी ज़रूरत हमें पड़ जाएगी, तो कोलिनियर पे अगर ये क्वेश्चन इस पे हमें करना होगा है एक्सरसाइज में। ठीक है, तो ये बात हो गई, इसको हटा दे। अब हम बात करेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स की। कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, कोप्लेनर, कोप्लेनर मतलब कॉमन प्लेन, एक ही प्लेन में हो। जैसे ये बोर्ड है हमारा, ये बोर्ड है, ये एक प्लेन है, यानी जितने भी वेक्टर, मान लो ये बोर्ड को हमने इतना बड़ा कर लिया, बोर्ड को, एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, ये सब एक ही प्लेन में हैं, तो ये कोप्लेनर वेक्टर हो गए। ठीक है, लेकिन मान लो ये सब ऐसे घूम रहे थे, एक वेक्टर निकल के ऐसे बाहर घूमने लगा, तो प्लेन दूसरा हो गया ना, एक बोर्ड के प्लेन में है, एक बाहर रोड पे घूम रहा है, तो वो उसका प्लेन अलग हो गया। ये दूसरी दुनिया का वेक्टर है, इसका सेम प्लेन है, ये कोप्लेनर हैं, और जो बाहर निकल के घूमेंगे वो अलग वेक्टर हैं। ठीक है, उनका अलग प्लेन है, तो वो ये अलग है, ये अलग है। ठीक, मतलब जो बाहर आ जाएगा स्पेस में वो अलग हो जाएगा। तो ये बोर्ड के प्लेन में जितने हैं, जितने भी वेक्टर आप बना सकते हो इस बोर्ड पे, वो कोप्लेनर कहे जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम चलते हैं कोप्लेनर के बाद हम चलते हैं फ्री एंड लोकलाइज्ड वेक्टर। तो अब हम समझेंगे फ्री एंड लोकलाइज्ड वेक्टर। ठीक है, फ्री वेक्टर एंड लोकलाइज्ड वेक्टर, ये दो बातें हैं, एक फ्री वेक्टर होता है, एक लोकलाइज्ड वेक्टर होता है। तो क्या होता है फ्री वेक्टर? ठीक है, देखो फ्री का मतलब क्या है, जो फ्री है, स्वतंत्र है। ठीक है, जिसको हम इधर उधर, जैसे कोई व्यक्ति फ्री है, कहें भैया आप फ्री हो, कहें हम फ्री हैं, कहिए चलिए हमारा काम कर दीजिए, उसको कहीं लगा दिया अपने काम पर, फ्री था, फ्री है, वो कहीं भी घूम सकता है, फ्री है, आज़ाद है ना, आप आज़ाद देश के नागरिक हैं, फ्री हैं, कुछ भी करिए। लेकिन इनकी भी कुछ मान मर्यादा होता है, ऐसा थोड़ी ना सब कुछ करिए, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इनके भी कुछ राइट्स हैं और कुछ वो चीज़ें हैं कि जो रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, जैसे कि फ्री का मतलब ये नहीं है कि कोई वेक्टर यहाँ घूम रहा है, इसको उठा के कहीं भी घुमा दो, नहीं भाई। फ्री वेक्टर को हम मूव करा सकते हैं, इसका कोई ओरिजिन से कोई लेना देना है तो लेना देना, लेकिन ओरिजिन इसे डिफाइन नहीं करता है। ये फ्री है, ओरिजिन के बारे में नहीं सोचता है, अपना घूमता रहता है, अपने घर परिवार के बारे में नहीं सोचता है, कहीं भी जाता है। ठीक है, लेकिन जाने का तरीका देखो, इस वेक्टर को फ्री वेक्टर कहते हैं। अगर हमने कह दिया तो आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, इस वेक्टर को यहाँ उठा के यहाँ रख दो, ऐसा नहीं है। देखो, इसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, मतलब इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे कर सकते हो, इसके पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अनाप शनाप कर दो, घुमाओ इसको इधर उधर घुमाओ। ठीक है, तो इतना भी फ्री नहीं है कि इसको चाहे जिधर घुमा दो, बस इसको पैरेलली ऐसे इसको शिफ्ट करते जा सकते हो। भाई इसको उठा के हम यहाँ कर दे, इसको उठा के यहाँ कर दे, इसको उठा के यहाँ कर दे, या फिर इसका मैग्नीट्यूड बढ़ा दे यहाँ ला के। तो ये सब क्या है, फ्री वेक्टर हैं, उठा के इधर उधर आप कर सकते हो। ठीक है,
तो चलिए फिर फ्री वेक्टर आप समझ गए होंगे। अच्छा, इसमें लोकलाइज्ड वेक्टर, वह वेक्टर जिसकी कोई पोजीशन होती है, जिसके बारे में, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं फ्री हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कहाँ घूम रहे हैं, फ्री हैं वो, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, कहीं भी उठा के घूम सकता है। लेकिन लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है, जिसको हमेशा ओरिजिन से देखा जाता है, ओरिजिन उसको डिसाइड, ओरिजिन पकड़े रहता है उसको, ओरिजिन बताता है कि तुम कहीं नहीं जा सकते, हमारे रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बात होगी। मतलब कोई बच्चा बाहर घूम रहा है तो उसके घर वाले उस पर नज़र रखे पड़े हैं कि हाँ भाई कहाँ घूम रहा है, घर वालों की नज़र में रहना चाहिए वो बच्चा। वैसे ही लोकलाइज्ड वेक्टर होता है, और जो ओरिजिन होता है उनके घर वाले होते, ओरिजिन जो है समझो उनके पेरेंट है, ओरिजिन क्या है, उनका पेरेंट्स है, वो नज़र रखता है वेक्टर पे, तो उसके रिस्पेक्ट में देखा जाता है, तो वो लोकलाइज्ड होता है। ओरिजिन बताता रहता है कि हाँ वेक्टर यहाँ पर है, वेक्टर यहाँ पर है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बता दिया जाता है। ठीक है, जैसे ये ओरिजिन है, यहाँ पर है, ये वेक्टर यहाँ है, तो ओरिजिन से देखो, ये देखो यहाँ पर है, ये वेक्टर यहाँ है, ओरिजिन बताएगा यहाँ पर है। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो वो फ्री नहीं होता है, वो लोकलाइज्ड होता है, उसकी पोजीशन पता होती है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल, देखो यहाँ पर को इनिशियल, को का मतलब ही कॉमन होता है, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, जैसे ये पॉइंट है, एक वेक्टर इधर गया, यहीं से एक वेक्टर निकला इधर घूम गया, यहीं से एक वेक्टर निकला यहाँ घूम गया, ऐसे ये सब को इनिशियल है, क्योंकि इनका सेम पॉइंट जो है कॉमन है, मतलब जहाँ से निकल रहे हैं वो कॉमन आ रहा है, इनिशियल पॉइंट कॉमन है। टर्मिनल पॉइंट कॉमन से नहीं, मतलब इनिशियल पॉइंट कॉमन है। ठीक है, तो ये को इनिशियल वेक्टर्स होते हैं। अब निगेटिव ऑफ अ वेक्टर समझते हैं। देखो निगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है, उनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकते हैं बट डायरेक्शन डिफरेंट होती है। देखो कैसे, एक वेक्टर इधर जा रहा है, ए वेक्टर, तो इसके जस्ट उल्टा, ऐसा नहीं कि इधर कर दो ना, ये नहीं, इसके जस्ट अपोजिट इधर अगर आ गया तो ये -1 वेक्टर हो जाएगा। ये दोनों क्या है, ये ए वेक्टर है तो इसका नेगेटिव -a वेक्टर हो जाएगा, बस डायरेक्शन जस्ट उसके रिवर्स हो जाए, अपोजिट, ये इधर है तो ये इधर, एक इधर है तो एक ऊपर चला गया, तो ये क्या है, अपोजिट वेक्टर है। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर या अपोजिट वेक्टर कह सकते हो। ठीक है, तो ये नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर हो गया। तो ये टाइप्स, वेक्टर के टाइप्स हम समझ लिए, हम लोगों ने वेक्टर्स के टाइप हमने समझा। अब आगे हम चलेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, उनके एडिशन वगैरह के बारे में हम बात करेंगे।